स्वामी विवेकानंद के अनुज भूपेंद्र नाथ दत्त एक देशभक्त, विद्वान और क्रांतिकारी। लेखक विनायक लोहानी। संस्थापक परिवार संस्था। प्रारंभिक जीवन। भूपेंद्र नाथ दत्त का जन्म 4 सितंबर 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय में अटर्नी थे। वे अपने सहोदरों, 3 भाई एवं 4 बहनों में सबसे कनिष्ठ थे। इनमें कुछ का शैशव काल में ही निधन हो चुका था। उन सब में वरिष्ठ नरेंद्रनाथ उनसे 17 वर्ष बड़े थे। द्वितीय भाई महेंद्रनाथ इनसे 11 वर्ष बड़े थे। इनका परिवार 1 शताब्दी पूर्व उत्तर कोलकाता के सिमुलिया अंचल, अब शिमला, में निर्मित एक बृहत भवन में एक संयुक्त परिवार के अंश स्वरूप रहता था। जिस काल में बंगाल में ब्राह्म समाज एवं अन्य समाज सुधार आंदोलन जोरों पर थे, ऐसे समय में बंगाल का शिक्षित वर्ग उपरोक्त भावधारा से काफी प्रभावित था। भूपेंद्र के पिता भी उदार व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक बहुभाषाविद एवं अंग्रेजी और बांग्ला के अलावा संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू के भी ज्ञाता थे। यहां तक कि वे थोड़ी अरबी भाषा भी जानते थे। भाषाओं के अतिरिक्त उनकी इतिहास में भी विशेष रुचि थी एवं उनका ग्रंथालय कई भाषाओं के साहित्यिक ग्रंथ रत्नों एवं इतिहास की विद्वतापूर्ण कृतियों से पूर्ण था। उन्होंने बांग्ला भाषा में सुलोचना नामक उपन्यास की रचना की थी, किंतु अर्थाभाव के कारण उस ग्रंथ को किसी अन्य व्यक्ति को दिया, जिसने उस ग्रंथ को अपने नाम पर प्रकाशित करा दिया। उन्होंने बांग्ला तथा हिंदी में शिष्टाचार पद्धति नामक पुस्तक की भी रचना की थी। वे अपने मित्रों को संध्या के समय अपने निवास पर आमंत्रित कर उन्हें विशेष रसोइयों द्वारा निर्मित मुगलाई इत्यादि व्यंजनों से तृप्त करते थे। भूपेंद्र के अनुसार उनके पिताजी के उदार चिंतन के कारण ही सारी संतानें भी मौलिक चिंतन की अधिकारी हुईं। परिवार की महिलाएं धार्मिक परंपराओं में रची पची तो थीं ही, इसके अतिरिक्त पर्याप्त सीमा तक आधुनिक शिक्षा से भी अनभिज्ञ न थीं। भूपेंद्र की दादी ने एक अप्रकाशित उपन्यास की रचना की थी, जिसकी पांडुलिपि उत्तर एवं मध्य भारत के प्रवास के समय खो गई। माता भुवनेश्वरी देवी ने भी बांग्ला भाषा में पद्म रचना की थी। वे अपने बच्चों को रामायण, महाभारत एवं पुराणों से कथाएं सुनाया करती थी। ये सब कथाएं उन्हें कंठस्थ थीं। वे अंग्रेजी भी अच्छी जानती थीं एवं अपने बच्चों को अंग्रेजी प्राथमिक ग्रंथ उन्होंने स्वयं ही पढ़ाए थे। भूपेंद्र की बड़ी बहनें बेथुन स्कूल एवं मिशन स्कूल में शिक्षित हुईं। उनके अग्रज नरेंद्रनाथ एक पूर्ण विकसित व्यक्तित्व के रूप में परिणत हुए। उन्होंने कुश्ती अखाड़ों में सीखी थी। उच्चांग शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्तादों से प्राप्त की थी। कई यंत्रों को वे सहजता से बजाते थे और उनका एक सहज सहल आत्मविश्वास था, जो लोगों को कभी कभी दाम्भिकता की तरह प्रतीत होता था। उनकी बौद्धिक अभिरुचियां अपने पाठ्यक्रमों के परे चली जाती थीं और उनका उस समय के प्रमुख दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर के साथ पत्राचार होता था। वे स्पेंसर के विकासवाद के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपने कॉलेज के समय स्पेंसर के ऑन एजुकेशन पुस्तक का बांग्ला अनुवाद किया था। प्रथमतः उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया था, परंतु अस्वस्थता के कारण उपस्थिति कम होने से उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा था। उसके कारण उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। इसलिए वे जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूट, अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती हुए। सन 1883 ईस्वी में विश्वविद्यालय के स्नातक होने के पश्चात उनके पिताजी ने नरेंद्रनाथ को एक अटर्नी एट लॉ की फर्म में प्रशिक्षण हेतु भिजवाया, जिससे भविष्य में उन्हें अटर्नी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। उनके पिताजी की एक परिकल्पना यह भी थी कि वे विलायत जाकर कानून की शिक्षा में अग्रसर हों। उन्हें पिताजी ने फ्री मैसन्ड नामक संस्था का मेंबर बनवाया, ताकि भविष्य में यह उनका सहायक सिद्ध हो। परंतु
दो घटनाओं ने परिवार का सारा भाग्य ही बदल दिया। उनमें से प्रथम तो नरेंद्रनाथ का श्री रामकृष्ण परमहंस के पास 1881 से लगातार आना जाना, जिसने भविष्य में उनका सारा जीवन ही बदल दिया था, तथा द्वितीय 1884 ईस्वी में श्री विश्वनाथ दत्त का निधन। विश्वनाथ दत्त की मृत्यु के पश्चात उनके संबंधियों ने भुवनेश्वरी देवी को उनके सारे वैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया और असहाय परिस्थितियों में उन्हें बच्चों सहित अपने पिता के घर 7 रामतनु बसु लेन जाकर रहना पड़ा। नरेंद्रनाथ ने 2 वर्षों तक अपने परिवार का भरण पोषण किया, परंतु श्री रामकृष्ण का शिष्यत्व प्राप्त होने के बाद उनके मन की ही व्याकुलता ने उन्हें अपने परिवार से संबंध तोड़कर संन्यस्त जीवन को व्यतीत करने हेतु प्रेरित किया। भूपेंद्रनाथ ने एक स्थान पर कहीं कहा था, हमारे जीवन के उस अंधकारमय समय में हमारी नानी हम लोगों की संरक्षक थी। उन्होंने ही हमारी देखभाल की एवं हम 1903 ईस्वी तक उनके पास ही रहे। भूपेंद्रनाथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत थे, जहां पर स्वयं नरेंद्रनाथ ने अध्ययन एवं अध्यापन दोनों ही किया था। भूपेंद्रनाथ ब्राह्मण नेता शिवनाथ शास्त्री के समाज सुधारवादी उपक्रम से अत्यंत प्रभावित थे। भूपेंद्र ये भी याद करते थे कि उनके बाल्यकाल का वातावरण धार्मिक समरसता से ओतप्रोत था। बालक के रूप में वे मुहर्रम में भी सम्मिलित होते थे और मुसलमान भाइयों के साथ लाठी खेल खेलते थे। वे नगर में घूमते हुए फकीरों को दरगाहों के लिए दान दक्षिणा भी देते थे। जब भूपेंद्र अपनी किशोरावस्था में थे, तब उनके अग्रज, अब विख्यात स्वामी विवेकानंद, ने पहले पाश्चात्य में और फिर भारत में एक हलचल सी मचा दी। स्वामी जी ने इसी दौरान गंगा के पश्चिमी तट पर रामकृष्ण संघ के मुख्य केंद्र बेलूड़ मठ की स्थापना की थी। विवेकानंद व्यक्तिगत वार्तालाप में घनिष्ठ मित्रों एवं अनुरागियों को कहा करते थे कि उनकी यह इच्छा है कि वे अपनी मां, नानी एवं भाइयों के साथ एक छोटे से घर में बाकी जीवन बिता देंगे। पर परिवार को एक बड़ा ही वज्राघात तब लगा जब 1902 ईस्वी में स्वामी जी ने इस धरा से महाप्रयाण किया। भूपेन ने इस घटना का विवरण इस प्रकार दिया है। स्वामी जी के व्यक्तिगत सेवक नाडू एक दिन सुबह सुबह स्वामी जी के महाप्रयाण का समाचार लाए। लेखक ने दुख भरा समाचार अपनी मां और नानी को दिया। मां ने इस अकस्मात घटना का कारण पूछा। मैंने उत्तर दिया, जैसा पिताजी को हुआ था। वे इस दारुण घटना से अत्यंत व्यथित होकर फूट फूट कर रोने लगी। पड़ोस से एक महिला आकर उन्हें सांत्वना देने लगी। नाडू ने मुझे सिमला स्ट्रीट के मित्र परिवार को भी यह समाचार देने को कहा। उसके बाद मैं अपनी बहन के घर गया और वहां मेरे जीजा जी को पहले से ही सूचना मिल चुकी थी। हम दोनों बेलूड़ मठ के लिए निकले। वहां पहुंचकर हमने मठ के साधुगण अतुल चंद्र घोष और भगिनी निवेदिता को देखा। कुछ देर में मां वहां अपने सबसे बड़े नाती के साथ पहुंची। वे जोर से रोने लगीं और अंत में साधुओं ने उन्हें घर भेजने के लिए कहा और मुझे साथ ले जाने के लिए कहा, पर उन्हें अपने नाती के साथ भिजवा दिया गया। निवेदिता ने मां को रोते रोते विदाई दी। जब चिता को अग्नि दी गई, तभी वहां नाट्यकार श्री गिरीश चंद्र घोष पहुंचे। स्वामी निरंजनानंद ने गिरीश बाबू को बड़े ही मर्मांतक स्वर में कहा, नरेन चला गया। गिरीश चंद्र ने उत्तर दिया, चला नहीं गया, केवल शरीर ही छोड़ा है। इसी बीच निरंजनानंद ने एक ब्रह्मचारी को स्वामी जी के पद चिन्हों को वस्त्र में लाने को कहा। फिर वैसा ही किया गया। भुवनेश्वरी देवी श्री रामकृष्ण देव के वार्षिकोत्सव हेतु 10 रुपए का दान दिया करती थी। स्वामी जी के महाप्रयाण के पश्चात वे उनके जन्मोत्सव के लिए वही धनराशि देने लगीं। वे जन्माष्टमी के अवसर पर रामचंद्र दत्त द्वारा संचालित योगोद्यान, जहां श्री रामकृष्ण के भस्मावेश संरक्षित थे, में भी ध्यान देती थी। भुवनेश्वरी देवी के निधन के बाद स्वामी जी की बहन स्वर्णमयी देवी ने भी इसको जारी रखा
जब तक श्री रामकृष्ण देव के पार्षदगण जीवित थे। भूपेंद्र के द्वितीय भ्राता श्री महेंद्रनाथ भी बड़े अद्भुत व्यक्ति थे। सन 1896 ईस्वी में महेंद्रनाथ स्वामी जी की उपस्थिति में लंदन गए थे। वे दुस्साहसी प्रवृत्ति के थे एवं जल्द ही पहले फ्रांस, गिब्राल्टर होते हुए मोरक्को चले गए। वे लंबी दूरियां बिना पैसे के पैदल ही पूरी कर लेते थे। अगले कुछ साल वे त्रिपोली, एलेक्जेंड्रिया, कायरो, डेमेस्कस, जेरूसलम, सोफिया, कॉन्स्टेंटिनोपल गए। वहां से फिर उन्होंने कॉकेशियन पर्वत श्रृंग को पार किया और कैस्पियन सागर पार कर अजरबैजान में बाकू तक गए। तत्पश्चात उन्होंने टिग्रिस यूफ्रेटिस की घाटियों में भ्रमण किया और फिर बगदाद, बसरा, तेहरान, इस्फाहान, कराची और कश्मीर गए। स्वामी जी के महाप्रयाण के 6 वर्षों के बाद वे कलकत्ता लौटे। स्वामी विवेकानंद, जो कि सन्यासी हो गए थे, के अलावा बाकी दोनों बंधु भी आजीवन अविवाहित ही रहे। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में भूपेंद्रनाथ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से बंगाल क्रांतिकारी क्रियाकलापों से उद्वेलित हो रहा था। उन दिनों अनुशीलन समिति क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले नवयुवकों के एक संघ के रूप में उभर कर आई थी। इसके प्रतिष्ठाताओं में प्रमथ मित्र और सतीश चंद्र बसु एवं मार्गदर्शकों में श्री अरविंद घोष, जो कि उस समय बड़ौदा में थे, भगविनी निवेदिता, सरला देवी, रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी, सुरेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ के भतीजे थे। बंकिम चंद्र और कुछ सीमा तक राजनारायण बसु एवं नवगोपाल मित्र के भावों ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की एक बौद्धिक एवं अनुप्रेरणामूलक नींव तैयार कर दी थी। स्वामी विवेकानंद जी की विदेश में दी गई वक्तृताओं ने भारतीय मानस को भारतीय दर्शन एवं आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति उद्बुद्ध किया। विवेकानंद का देश के पुनर्जागरण के लिए देशवासियों का आह्वान और उनके द्वारा चलाए गए दीन दुखियों हेतु सेवा कार्यों ने सुप्त भारतीय मानस में एक महाऔषधि के रूप में कार्य किया। सन 1902 ईस्वी में स्वामी जी के महाप्रयाण के पश्चात उनकी आयरिश शिष्या भगिनी निवेदिता और अरविंद ने राष्ट्रवाद के भाव को तीव्र किया। उन्होंने देशवासियों को सारे विश्व के प्रधान क्रांतिकारी उपक्रमों से, जैसे इटली के मैजिनी और गैरिबाल्डी, आयरलैंड के सिनफीन और कुछ सीमा तक रूसी क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी जैसे क्रोपोटिकिन, पायोटर एलेक्जेविच क्रोपोटिकिन से अवगत कराया। भगिनी निवेदिता ने अपनी 150 पुस्तकों को अनुशीलन समिति के केंद्रों को प्रदान किया। वे सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा स्थापित डॉन सोसाइटी में, जहां भूपेंद्रनाथ जैसे क्रांतिकारी मानसिकता वाले बहुत से युवक आते थे, भगिनी निवेदिता वक्तृता देती थी। टाउन हॉल में दी गई भगिनी निवेदिता की वक्तृता डायनेमिक रिलीजन भूपेंद्र को विशेष रूप से स्मरण रही। यह वक्तृता इतनी प्राणोद्वेलक थी कि विपिन चंद्र पाल ने अंत में कहा कि यह न केवल डायनेमिक शक्तिशाली थी, बल्कि एक डायनामाइट प्रध्वंसक थी। मैजिनी की आत्मकथा के प्रथम 6 खंडों की बहुत सी प्रतिलिपियां बनाकर सारे बंगाल की क्रांतिकारी संगठनों में बांटी गई। 1904-5 ईस्वी में विश्व पटल पर घटी घटना ने, जैसे रूस पर जापान की विजय ने, बंगाल के नवयुवकों के मानस को विशेष रूप से अनुप्रेरित किया। भूपेंद्र ने बाद में अपने संस्मरणों में लिखा था, ये एक मानी हुई बात थी कि स्वामी जी का युवा देशवासियों के प्रति आह्वान एवं आगामी प्रजन्मों में क्रांतिकारी भाव की तीव्रता में एक घनिष्ठ संबंध था। मैजिनी एवं गैरिबाल्डी की रचनाओं के साथ साथ स्वामी जी की रचनाएं भारतीय युवाओं की अनुप्रेरणा की प्रधान स्रोत थीं। क्रांतिकारी संगठनों के अखाड़ों में उनका ग्रंथ लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पढ़ा जाता था। गीता की तुलना में फुटबॉल से तुम ईश्वर के अधिक समीप पहुंचोगे, हमें बलिष्ठ बाहु वाले लोग चाहिए। स्वामी जी की इस उक्ति से युवा विशेष रूप से प्रेरित हुए। इस संदर्भ में
भूपेंद्र ने फ्रांसीसी साहित्यिक एवं नोबल पुरस्कार विजेता रोमारोला को उद्धृत करते हुए कहा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन काफी समय तक सुलगता रहा और जब अंत में विवेकानंद की सांसों ने इस राख को अंगारों में परिणत किया तो उनके प्रयाण के 3 वर्ष बाद 1905 में वह आग जोरों से धधक उठी। यह विस्फोट स्वदेशी आंदोलन का था, जो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंग भंग की प्रतिक्रिया स्वरूप था एवं भूपेंद्र इस बवंडर में फंस गए। भूपेंद्र तब के बौद्धिक वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जोगेंद्र विद्याभूषण द्वारा किए गए बांग्ला अनुवाद एवं बंकिम के आनंद मठ ने बंगाली मानस को प्रज्वलित कर दिया। हम में से और अधिक बौद्धिक रूप से उन्नत व्यक्ति यूरोपीय राजनीतिक चिंतन, समाजवाद एवं रूसी क्रांतिकारियों की क्रियाकलापों का पठन करते थे। युवकों के लिए महाराष्ट्र विद्वान एवं क्रांतिकारी श्री सखाराम देओस्कर, जो लंबे समय से बंगाल में ही रह रहे थे, वे कक्षाएं लेते थे। उनकी एक बांग्ला पुस्तक देशेर कथा क्रांतिकारी मानसिकता वाले युवकों में बहुत ही लोकप्रिय हुई थी। देओस्कर इन युवकों को राजनीति, अर्थशास्त्र एवं विश्व की समकालीन बौद्धिक भावराशि से अवगत करवाते थे। वे अपने छात्रों को कोलकाता की इंपीरियल लाइब्रेरी से समाजवाद के ग्रंथ पढ़ने को कहते थे। ग्रंथालय प्रधान के हतोत्साहित करने के बावजूद भी भूपेंद्र नाथ ने ब्रिटिश सोशल डेमोक्रेटिक के अग्रिम सदस्य हाइंडमैन की पुस्तक वहां से ली। तत्कालीन शिक्षक वर्ग भारत के आर्थिक शोषण के विषय में R.C. दत्त, विलियम डिग्बिक के ग्रंथों से अवगत हुए। इन सब ग्रंथों के सार गर्भित भावों को देओस्कर की देशेर कथा नामक पुस्तक में भी पाया। युगांतर पत्रिका उस समय अनुशीलन समिति कोलकाता में अखाड़े चलाती, श्रमिकों के लिए रात्रि विद्यालय एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय त्राण कार्य किया करती थी। इस दौरान ही समिति के अधिक दुस्साहसी सदस्य, जो ब्रिटिश तंत्र पर सीधा आक्रमण करना चाहते थे, उनका समूह युगांतर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह नाम 1906 ईस्वी में आरंभ किए गए युगांतर नामक पत्रिका से आया। इस संगठन के प्रमुख सदस्य श्री अरविंद घोष के अनुज बारिंद्र घोष थे। बारिंद्र ने उत्तर कोलकाता में माणिक तला में अपने पारिवारिक उद्यान गृह में एक क्रांतिकारी अड्डे के रूप में इसे प्रारंभ किया, जहां क्रांतिकारी पद्धति से प्रशिक्षण, अस्त्र एवं बम निर्माण का प्रशिक्षण इत्यादि दिया जाता था। अरविंद घोष की भवानी मंदिर योजना, जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए व्रती त्यागी नवयुवकों के केंद्र के रूप में परिकल्पित थी, उसका यह एक कच्चा प्रारूप था। युगांतर नाम ब्राह्म प्रचारक शिवनाथ शास्त्री के एक सामाजिक उपन्यास से लिया गया था। यह नाम भूपेंद्र ने प्रस्तावित किया, जिसे अन्य लोगों ने स्वीकार किया। पत्रिका का आदर्श वाक्य था, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो, जिसमें स्वामी विवेकानंद की छाप स्पष्ट थी। भूपेंद्र ने इस पत्रिका के संपादन एवं संचालन में विशेष भूमिका निभाई। वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे हिंसक अभियान, बम निर्माण, सदस्यों की भर्ती एवं प्रशिक्षण एवं अर्थ संग्रह हेतु डकैतियां, जिन्हें स्वदेशी डकैती कहा जाता था, यह सब कार्य बारिंद्र एवं अनेक अन्य साथीगण माणिकतला उद्यान गृह से देखते थे। माणिकतला के सदस्यों में धार्मिक प्रवणता विशेष रूप से थी, किंतु सभी क्रांतिकारियों का दृष्टिकोण वैसा नहीं था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों को आधार मानकर प्रतिज्ञा न लेने की एक रीति चली थी। कुछ लोगों को यह रीति गैर हिंदुओं को आंदोलन से जोड़ने में प्रतिरोधक लग रही थी। अपनी प्रतिज्ञा के समय भूपेंद्र ने अलग अलग धार्मिक ग्रंथों को मंगवाया था। युगांतर अंग्रेज शासन के विरुद्ध हल्के फुल्के विरोध को अपर्याप्त मानता था और कड़े कदमों की मांग करता था। पत्रिका में सामाजिक और आर्थिक महत्व के लेख भी छपते थे। अरविंद घोष ने इसमें कई लेख लिखे, जिनमें बहुत ऊंचे बौद्धिक एवं अनुप्रेरणात्मक तत्व होते थे। युगांतर ने शोषणकारी औपनिवेशिक शासन को
उखाड़ फेंकने के लिए जोरदार आह्वान किया। पाठक ये सोचते होंगे कि वे दुर्बल हैं और सर्वशक्तिमान अंग्रेजों से लड़ने की उनकी शक्ति नहीं है। उत्तर है कि भय मत करो। इटली ने गुलामी के दाग को अपने रक्त से पोंछ डाला। क्या अपने देश को अपमान और दासत्व से मुक्त कराने के लिए, अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तत्पर बंगाल के 1000 नवयुवक आगे नहीं आएंगे? हिंसक उत्थान का सुर किंचित ही छिपा था। रक्तपात के बिना देवी की पूजा नहीं हो सकेगी। हर जिले में अंग्रेजी अधिकारियों की संख्या है ही कितनी। दृढ़ निश्चय से तुम अंग्रेज शासन को एक ही दिन में समाप्त कर सकते हो। युगांतर का विक्रय कुछ 100 प्रतियों से 20,000 प्रतियों तक चला गया है। कुछ और पत्रिकाएं थी, जैसे विपिन चंद्रपाल और बाद में अरविंद द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्रिका वंदे मातरम एवं ब्रह्म बांधव उपाध्याय संपादित पत्रिका संध्या। सरकार ने इन पत्रिकाओं को कड़ी चेतावनी दी। भूपेंद्र आदि ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए 5 जुलाई 1907 को उन्हें हिरासत में ले लिया गया। भूपेंद्र पर शासन विरोधी संपादकीय एवं लेख लिखना आरोप था। विशेषतः उनके 2 लेख भयभांगा और लठ औषधि को अत्यंत भड़काऊ घोषित कर दिया गया। भूपेंद्र की गिरफ्तारी के अगले दिन अरविंद ने वंदे मातरम में वांटेड मोर रिप्रेशन इस नाम का एक लेख लिखा। इसमें उनका विचार था कि ऐसे दमनकारी कदम राष्ट्रीय जागरण को तेज ही करेंगे। अपने ऊपर मुकदमे के समय भूपेंद्र ने अदालत में कहा, इन सब लेखों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं। मैंने वही किया जो मैंने सच्ची श्रद्धा से अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य समझा। मैं नहीं चाहता कि अभियोगी पक्ष व्यर्थ ही असुविधा में पड़े और खर्चा करके यह प्रमाण करे जो मैं स्वयं नकार नहीं रहा हूं। मैं दूसरा कोई विचार नहीं देना चाहता और ना ही इस मामले में आगे भाग लेना चाहता हूं। कई समाचार पत्रों ने लिखा कि भूपेंद्र का कदम सारे देश में अभूतपूर्व एवं ब्रिटिश शासन में अदालतों से असहयोग का पहला ही नमूना था। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या पत्रिका में 22 जुलाई को लिखा कि इस तरह का मुकदमा सारे देश में अग्नि संचार कर देगा। अदालत ने उन्हें 24 जुलाई 1907 को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। फैसले के दोपहर के दिन कोलकाता के प्रसिद्ध कॉलेज स्क्वायर में जनसभा बुलाई गई, जिसमें भूपेंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। अपनी अतुलनीय शैली में अरविंद घोष ने लिखा, पहली बार एक ऐसा व्यक्ति पाया गया जो विदेशी साम्राज्यवाद की शक्ति को यह कह सका, तुम्हारे सारे साम्राज्य, आधिपत्य और प्रताप का दिखावा, तुम्हारी अपराजयता और अप्रतिरोध्य प्रभुता का आडंबर, तुम्हारे सारे लोकबल व अर्थबल, तोप बंदूकों की संपत्ति, तुम्हारी कानून और तलवार की शक्ति, तुम्हारी सारी बंदी करने की, शारीरिक यातना देने की या फिर मार ही देने की शक्ति होते हुए भी मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरे अंदर वास्तविक पुरुष के लिए तुम हो ही नहीं। तुम मात्र एक बीतता हुआ पर्व हो, एक अस्थायी क्रिया हो, एक गुजरती हुई विभ्रांति हो, और स्थायी वास्तविकता मेरी मां और मेरी स्वतंत्रता है। इस मुकदमे में न्यायाधीश थे डगलस किंग्सफोर्ड, जो कोलकाता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। उनके कई कठोर कदम, जैसे 15 वर्षीय बालक सुशील सेन को कोड़े लगवाना, इससे क्रांतिकारियों को उनके प्रति तीव्र घृणा का भाव उत्पन्न था। डगलस किंग्सफोर्ड कई हत्या प्रचेष्टाओं में बचे रहे, जिनमें सबसे विख्यात थी मुजफ्फरपुर बम षड्यंत्र, जिसमें मुजफ्फरपुर क्लब के बाहर बग्घी पर बम गिराए गए। इसमें कैनेडी परिवार की महिलाओं का निधन हो गया एवं खुदीराम बोस को फांसी और प्रफुल्ल चाकी ने शहादत की। इस घटना के पश्चात साल भर लंबा सनसनीखेज अलीपुर षड्यंत्र मामला चला, जिसने सारे देश का ध्यान आकर्षित किया। भूपेंद्र की सजा के समय भगिनी निवेदिता ने उन्हें पीटर क्रोपोटकिन के ग्रंथ करियर ऑफ अ रेवोल्यूशनरी एंड इन रशियन एंड फ्रेंच प्रिजन्स मैजनी के लेखों के 4 खंड भेंट स्वरूप दिए। भूपेंद्र ने भगिनी निवेदिता को
अपनी मां का ख्याल रखने का अनुरोध किया। उन्होंने बाद में लिखा कि मेरी मां ने मुझे बताया कि निवेदिता ने उनका पूरा पूरा ख्याल रखा। उन्होंने भूपेंद्र की मां को कहा था, भूपेंद्र ने मुझे आपकी देखभाल करने को कहा है। उनके कारावास काल के दौरान करीब 200 महिलाओं ने 61 हैरिसन रोड, जो डॉक्टर नीलरतन सरकार का निवास स्थान था, में एकत्र होकर भुवनेश्वरी देवी का अभिनंदन किया एवं उन्हें ऐसे साहसी और आत्मत्यागी बेटे की जननी होने पर बधाई दी। आयोजकों ने चांदी की तश्तरी पर रखे रेशम के वस्त्र जिसमें अभिनंदन वाणी लिखी थी, उसे भुवनेश्वरी देवी को भेंट किया। अपने वक्तव्य में भुवनेश्वरी देवी ने कहा, भूपेंद्र का कार्य अभी प्रारंभ ही हुआ है, मैंने उसे देश की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। भूपेंद्र के शौर्यपूर्ण कार्यों की प्रशंसा करते हुए एक लंबी कविता पढ़कर भी सुनाई गई। भूपेंद्र बाद में अपनी माता को हास्यपूर्ण शब्दों में कहते थे, आपको इतनी प्रतिष्ठा विवेकानंद की माता होने पर भी नहीं मिली, पर मेरी माता होने पर आपको सार्वजनिक सम्मान मिला। भूपेंद्र ने बाद में कहा, ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग करने का मेरा उदाहरण भारत में पहला था। जेल में मुझे तेल की घानी में काम करने को दिया था। मेरे साथ घटी यातनाओं को लेकर राष्ट्रीय प्रेस में जोरदार टिप्पणियां की गई और मुझे भागलपुर जेल भेज दिया गया। पर जैसे ही विख्यात अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा चला, वैसे ही मुझे और अधिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। सन 1908 में आए द न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेसेस एक्ट के कारण सरकार ने समाचार पत्र पत्रिकाओं का अत्यंत दमन किया एवं इसके कारण वर्ष के अंत तक युगांतर, वंदे मातरम एवं संध्या सभी का प्रकाशन बंद हो गया। भूपेंद्र ने अपने बाद के संस्मरणों में स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे क्रांतिकारी आंदोलनों का वो दौर 1901 से 1917 जनसाधारण से विच्छिन्न था। उन्होंने लिखा, बंगाल में कई जमींदार और वकील हमारे सदस्य बने। एक बार मैं नदिया के एक गांव में प्रचार करने के लिए गया। वहां एक मुसलमान किसान ने अपनी कष्टकर गाथा का वर्णन किया। उसका वृतांत सुनने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कितना कष्ट कौन दे रहा है? उसने उत्तर दिया, जमींदार। मैंने उसे समझाने हेतु कई बार आवृत्ति की हुई राष्ट्रवादी कड़ी पकड़ी। बेचारे जमींदार जिम्मेदार नहीं, अंग्रेज हैं। किसान ने मेरी ओर अविश्वास से देखा और कुछ देर बाद वहां से चला गया। मैं समझ गया कि एक निरक्षर गरीब किसान कलकत्ते के एक बाबू की बात ग्रहण नहीं करेगा। भूपेंद्र ने कहा, वास्तव में हमें उस समय मालूम ही नहीं था कि क्रांति क्या होती है। क्रांतिकारी सभी मध्यम वर्गीय परिवारों से थे। भूपेंद्र ने किसानों की अव्यक्त क्रांतिकारी क्षमताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पूर्व बंग के पावना जिले के किसानों का दृष्टांत दिया, जिनके जमींदार के विरुद्ध किए गए आंदोलन के कारण 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू किया गया। भूपेंद्र के अनुसार तत्कालीन क्रांतिकारी आंदोलनों में किसानों की क्रांतिकारी क्षमता का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ। इनकी जीवनी के शेष अंश अगले अंकों में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।